यूपीएससी कलेक्टर बनने का पेपर है दोस्तों। आप देख सकते हो पूरा यूपीएससी आईएएस का जो मेंस एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यूपीएससी कलेक्टर, उसका दोस्तों आप देख सकते हो पूरा ये पेपर है, ठीक है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पेपर है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं और जो कि लिखने के होते हैं, ठीक है ना। और इसका दोस्तों पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया हूँ। सॉल्यूशन कहाँ है दोस्तों इसका? तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे द्वारा बना लिया गया है। तो दोस्तों ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो उसका पूरा सॉल्यूशन, पूरे के पूरे 20 प्रश्नों 20 प्रश्न और 20 के 20 प्रश्न का दोस्तों आप देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा यहाँ पर उत्तर मैंने तैयार कर लिया हूँ। अब दोस्तों ये जो उसको हम बारीकी से समझेंगे, अब ये किनके काम आएगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इंसान यूपीएससी में प्रीलिम्स की तैयारी करता है, तो हमको पहले प्रीलिम्स की नहीं, हमको मेंस की तैयारी करना होता है दोस्तों, क्योंकि मेंस के आधार पर ही हमारा स्कोर तय होता है। और जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं सब लोग कहते हैं कि यूपीएससी के मेंस की तैयारी करने से ही आपका रिजल्ट अच्छा बनता है और सही तरीके से आपकी तैयारी होती है। अब दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है, इसके जब हम प्रश्न को हम पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों का दोस्तों जब हम उत्तर जानेंगे, तो हमको एक प्रकार से यह रणनीति हमको आगे बहुत काम आएगी। इससे हमको एक चीज़ पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनका उत्तर देना होता है और किस तरीके से हम यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं और अच्छे नंबर और अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हैं। इसके बारे में हमको काफ़ी सहूलियत यहाँ पर हमको मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम बारीकी समझेंगे और दोस्तों मैंने इसके आंसर इतने अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आप लोग खुद बोलोगे भाई कि यूपीएससी का पेपर तो इतना सरल आता है। और ये हमारा हिंदी माध्यम का चैनल है दोस्तों, ये हमारा हिंदी माध्यम वाला चैनल है। आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी माध्यम का चैनल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से पेपर आता है। सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जर्नल स्टडीज़ पेपर 1। 3 घंटे का पेपर होता है दोस्तों, 250 नंबर का पेपर होता है, पूरा लिखित रहना है। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष निर्देश, कुल 20 प्रश्न होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होते हैं। मैं हिंदी माध्यम वालों की तैयारी करवाऊंगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक भाग के लिए कितने शब्द लिखना है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के दोस्तों मैंने क्वेश्चन और उनके उत्तर दोस्तों में यहाँ पर आसानी से हम देखेंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका दोस्तों जो पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये है, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। हड़प्पा कालीन, हड़प्पा काल का मतलब क्या होता है? आज से कई हजार साल पहले एक सभ्यता थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा हड़प्पा काल की सभ्यता, ठीक है ना। उस समय हमारे भारत देश में जो वास्तुकला थी, किस प्रकार की वास्तुकला होती थी, के विशेष पहलू पर चर्चा करना है कि हड़प्पा काल की वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब जो होता है कि बिल्डिंग किस प्रकार बन रही है, भवन का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इमारतें बनाई जा रही है, उस समय की क्या कलाकारी थी, किस तरीके से भवन बनते थे, क्या सिस्टम होता था, वो सारी वास्तुकला के विशेष पहलुओं की यहाँ पर हमको चर्चा करना है। तो आप देख सकते हो ये 150 शब्द में लिखना है और 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और यूपीएससी का प्रश्न है, कक्षा 9वीं क्लास में हमने पढ़े दोस्तों। यूपीएससी का पेपर बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है दोस्तों। ज़िंदगी में हर चीज़ आसान होती है, इंसान अगर दिल में ठान ले तो हर चीज़ निकाल सकता है ना। और हिंदी माध्यम वाले भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हिंदी माध्यम का स्पेशल चैनल है। मैं आपका अमन सर, इसका हम उत्तर समझना शुरू करते हैं। मैंने बहुत बनाया उत्तर ना, तो इसका उत्तर देख सकते हो। भूमिका, सबसे पहले यहाँ पर हम भूमिका की बात करेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। देखो आपने भारत का नक्शा देखे होंगे, भारत में सिंधु नदी होती है और सिंधु के इस तरफ का जो भूभाग है उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसी सिंधु से ही हिंदू हमारा यहाँ पर नाम निकला हुआ है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी नगरी है, मतलब कि नगर होते थे, है ना। जिस समय विदेश के लोग बोलना नहीं सीखे थे उस समय हमारे यहाँ पर नगर हुआ करते थे, नगरी सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। इसकी वास्तुकला, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर, केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, इसकी जो आर्किटेक्चर था ना, भवन निर्माण की विधियाँ हो गई या फिर पूरा सिस्टम हो गया, मकान कैसे बन रहे हैं, मोहल्ले कैसे बन रही है, कॉलोनियाँ कैसे बन रही है, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि उपयोगिता, उपयोगिता और नियोजन मतलब प्लानिंग के लिए भी जानी जाती है। बहुत सिस्टम तरीके से नियोजन था, प्लान करके बनाई जाती थी और बहुत अच्छी उसकी उपयोगिता भी रहा करती थी। तो अब आप यहाँ पर देखोगे मुख्य भाग, वास्तुकला के विशेष पहलू। सबसे पहले देखो,
नगर नियोजन, नगर कैसे होते थे? हड़प्पा के शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब जो होता है कि एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, तीसरी रोड ये है, चौथी रोड ये है, पांचवी रोड ये है। मतलब कि आप देख सकते हो ये रोड और ये रोड, इन दोनों रोड के बीच में समकोण बनता था, 90 डिग्री का कोण। ये रोड और ये रोड, इनके बीच में भी 90 डिग्री कोण बनता था। ये रोड इनके बीच में 90 डिग्री कोण बनता था। तो इस तरीके से ये रोड हुआ करती थी, ठीक है ना, ऐसी रोड होती थी। और जो मकान होते थे वो क्रम से विभाजित होते थे। क्रम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ मकान रहेंगे बिल्कुल सिस्टम से, यहाँ सिस्टम से मकान रहेंगे, मतलब कि इस तरीके से सड़क बनती थी। आजकल हमारे भारत देश में सड़क कैसी, कोई सड़क इधर भाग रही है, कोई सड़क इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई, लेकिन उस समय नहीं। उस समय कई साल पहले भाई पूरा सिस्टम से, पूरा ग्रिड तरीके से यहाँ पर सड़कें यहाँ पर बना करती थी, ठीक है ना। दूसरा, शहर दो भागों में विभाजित था। दुर्ग मतलब कि किले जो ऊंचाई पर थे, और निचला शहर जहाँ आम जनता रहती थी। हर समाज में कुछ अमीर होते और कुछ गरीब लोग होते। तो पहले के ज़माने के जो अमीर और जो शाही लोग रहते थे, है ना, वो लोग दुर्ग में रहते थे, मतलब बड़े बड़े किले में और ऊंचाई में रहते थे। और जो आम जनता थी वो नीचे एक शहर बसता था, नीचे शहर में आम जनता रहती थी, ठीक है ना। जो बड़े लोग रहते थे उस समय के रईस लोग वो ऊपर रहते थे। आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ताकि आप लोग बड़ा बन सको, ठीक है ना। इसके बाद अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला देख सकते हो, पकी हुई ईंटों का प्रयोग। पकी हुई ईंट, उस समय ईंट से मकान बनती थी। उस समय की अन्य सभ्यताओं के विपरीत हड़प्पावासी वास्तुकला में पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे, और इनका अनुपात फिक्स था, 1:2:4। मतलब कि 1 हो गई चौड़ाई, 2 हो गई लंबाई और 4 हो गई मोटाई। इस तरीके से मतलब कि 3 बीमारियों पर ये आधारित होती थी, ठीक है ना। पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे और इसका ये अनुपात निश्चित रहता था, ठीक है। पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल सही सटीक आंसर मैंने आप लोग के लिए बनाया हूँ, ठीक है ना। अगला, उन्नत जल निकासी प्रणाली। मतलब कि जल किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा वो बहुत उन्नत तरीके से था। आजकल के समय में किसी का पाइप जाम हो गया, नाली जाम हो गई और पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन हड़प्पा काल की वास्तुकला का सबसे अद्भुत पहलू था कि हर घर की नाली गली की बड़ी नाली से जुड़ी थी। मतलब कि हर, जैसे कि देखो, एक घर की नाली छोटी निकली, दूसरे घर की नाली निकली, तीसरे घर की नाली निकली, ये नाली फिर बड़ी नाली से जुड़ी थी और वो पूरी तरीके से ढकी हुई होती थी, नाली ढकी हुई होती थी, ठीक है ना। आरन समझ में। और वो पूरा नाली वाला सिस्टम था, बिल्कुल ऐसा है ना, मतलब कितनी विकसित सभ्यता थी, है ना। ढकी, और समय समय पर सफाई के लिए मेन होल बने थे। मेन होल मतलब कि जो नाली है, नाली में कुछ गड्ढे बने ताकि नाली की भी सफाई हो सके। सही तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ था भाई भारत देश में, समझ रहे हो ना। विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है स्विमिंग पूल, मतलब कि जहाँ पर सब लोग आकर के नहाते थे। मोहनजोदड़ो, है ना। हड़प्पा सभ्यता में एक नगर था मोहनजोदड़ो। वहाँ पर एक बहुत विशाल स्नानागार, मतलब कि नहाने का स्थान था। वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पानी रिसना नहीं चाहिए, है ना, बिटुमेन का लेप किया गया था। बिटुमेन, है ना, बिटुमेन तक की खोज कर ली गई थी वहाँ पर, बिटुमेन, है ना, जो उनके तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है कि ये लोग कितने इंटेलिजेंट थे और कितने मतलब कि सुप्रीम थे ये लोग, है ना। अगला देख सकते हो, अगला यहाँ पर क्या है, अन्नागार और गोदीवाड़ा, ठीक है ना। लोथल शहर में मिला गोदीवाड़ा जो था ना, गोदीवाड़ा उनकी इंजीनियरिंग और समुद्री व्यापार के प्रति समझ को दर्शाता है कि उस समय के लोग भी जो थे ना, है ना, लोथल में मतलब गोदीवाड़ा में इंजीनियरिंग भी चलती थी और समुद्री व्यापार भी चलता है। अब दोस्तों तो इससे हमको क्या सीख मिलेगी कि अब हमको जो तैयारी करना है तो हमको इस तरीके से प्रश्न आएंगे और इस तरीके से हमको उत्तर देना, हमको इसकी एक प्रकार से सीख मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम निष्कर्ष की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। संक्षेप में, हड़प्पा कालीन वास्तुकला दिखावे के बजाय नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता पर केंद्रित थी। हड़प्पा काल में मतलब कि दिखावा नहीं होता था भाई, हर नागरिक को सुविधाएं मिलना चाहिए और स्वच्छता साफ सफाई पर केंद्रित थी। यही कारण है कि आज के आधुनिक स्मार्ट सिटी मिशन भी हड़प्पा नियोजन से प्रेरणा लेते। आज हमारे देश में एक ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर इतना अच्छा तरीके से हड़प्पा काल जैसा सिस्टम बनाया गया हो। और सोचो 2-3 हज़ार, कितने हज़ारों साल पहले की सभ्यता थी भाई, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब जो हमारे यूपीएससी में जो दूसरा प्रश्न आया है उसको आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है, अकबर के धार्मिक समन्वय के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए।
जो अकबर था, अकबर कौन था? अकबर एक मुस्लिम शासक था, भारत देश पर राज करने वाला। धार्मिक समन्वय का मतलब जो होता है कि धर्म बहुत सारे होते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। तो अब अकबर क्या कट्टर मुस्लिम था या फिर वो धार्मिक समन्वय लेकर के चलता था? तो उसके प्रमुख पहलू क्या क्या थे, उनका परीक्षण करना है तुमको और अपने अनुसार बताना है कि अकबर एक प्रकार से कैसा इंसान था धर्म के मामले में। तो देखो, अकबर की धार्मिक नीति जो थी उसका मूल आधार सुलह ए कुल था। यूपीएससी देखो दोस्तों, इतना आसान पेपर आता है, अपन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आंसर लिखते हैं उस टाइप के यहाँ पर ये प्रश्न है भाई, ठीक है ना। और कोई और आसानी से निकल जाता है, आप आसानी से निकाल लोगे और आपकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। देख सकते हो, अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार सुलह ए कुल था। सुलह मतलब कि समझौता, सुलह, कुल मतलब कि सभी कुल में मतलब कि सभी धर्मों के साथ शांति से रहने का सिस्टम था। अकबर ने ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भेदभाव ना हो। उसका धार्मिक समन्वय केवल व्यक्तिगत विश्वास ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता भी थी। भाई वो उसको हिंदुओं के ऊपर शासन करना था, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए उसको उसका पूरा देश स्थिर रहे, इसलिए एक प्रकार से मतलब कि राजनीतिक स्थिरता के लिए भी उसको एक प्रकार से मतलब कि धार्मिक समन्वय बनाना पड़ा। अब उसके धार्मिक समन्वय के विशेष पहलू क्या कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला, इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया, ठीक है ना। आज से कितने साल हो गए भाई, अपन चल रहे अभी 2026 चल रहा है भाई। 1500 मतलब कि आज से 500-600 साल पहले अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत का मतलब यहाँ पर ये होता है जहाँ पर हम इबादत कर सके, भगवान की पूजा कर सके। जहाँ शुरुआत में केवल मुस्लिम विद्वान जाते थे, लेकिन बाद में उस इबादत खाने में हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई जो धर्मगुरु थे उनको भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया कि आप हिंदुओं के गुरु हो, जैन के गुरु हो, पारसी हो, ईसाई हो, आप भी आकर के यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। अगला, दूसरा यहाँ पर देख सकते हो मजहर की घोषणा। इसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में खुद को अंतिम निर्णायक घोषित किया। मतलब कि मजहर का मतलब जो होता है कि अगर कोई धार्मिक रूप से अगर किसी का झगड़ा है या फिर कुछ भी है, तो मुसलमान का राज था तो मुसलमान सेनापति और कट्टरवादी लोग हिंदुओं को परेशान ना कर, इसलिए अकबर ने बोला कि किसी भी प्रकार का धार्मिक मसला आएगा तो उसका अंतिम निर्णय अकबर ही देगा, मतलब मैं खुद दूंगा, ताकि तुम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना कर सको, ताकि कट्टरपंथी उलेमाओं के प्रभाव को कम कर सके और एक उदार शासन चलाया जा सके, ठीक है ना। अगला देख सकते हो, दीन ए इलाही की स्थापना की उसने 1582 में। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक आचार संहिता बनाई। दीन ए इलाही मतलब कि सारे के सारे धर्मों का एक आचार संहिता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसे तौहीद ए इलाही कहा गया। क्या कहा गया? तौहीद ए इलाही कहा गया। इसमें सूर्य की उपासना, नैतिकता और दान पुण्य पर जोर दिया गया कि तुम दान पुण्य दो, नैतिक रहो और सूरज की उपासना करो, सूर्य देवता की। अगला देख सकते हो, भेदभाव पूर्ण करों की समाप्ति। उसने जजिया कर का मतलब क्या था कि अकबर के जो बाप दादा लोग थे उन लोगों ने क्या लगाया था कि अगर कोई हिंदू अगर मंदिर जाता है या फिर कोई हिंदू अपने भगवान की पूजा करने जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन अकबर को जैसे ही पता चला तो उसने जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, और तीर्थ यात्रा कर, कोई केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है तो तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर को उसने खत्म कर दिया, जिससे बहुसंख्यक हिंदू जनता का भरोसा जीता जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला आप देख सकते हो, सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय का मतलब ये था कि अकबर जो था, अकबर ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने रामायण को भी महत्व दिया, महाभारत को महत्व दिया। उसके दरबार में नवरत्नों में बीरबल भी थे। अकबर बीरबल के पन्ने बहुत चुटकुल्ले पढ़े, है ना, वो रियल नहीं थे, है ना। बीरबल और राजा मान सिंह जैसे हिंदू प्रभावशाली पदों पर थे। अब देख सकते हो, इसका हम निकालेंगे हम निष्कर्ष। तो अकबर का धार्मिक समन्वय उसकी दूरदर्शी सोच का परिणाम था। उसने धर्म को राजनीति से ऊपर रखने के बजाय उसे साम्राज्य की एकता का सूत्र बनाया। उसने बोला कि हम, मेरे साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, और उसकी यह उदार नीति मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव की स्तंभ बनी, ठीक है ना। अगला प्रश्न यूपीएससी का क्या था आप यहाँ पर देख सकते हो। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचीलेदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। मोना पहन ले क्या। अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीएससी के पेपर में आ चुका है अगला प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों,
मूर्तिकारों मतलब मूर्ति बनाने वालों ने चंदेल कला रूपों को, चंदेल चंदेल शासक जो थे ना, चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता पर सबसे पहले हमको प्रश्न समझना होता है। हम गलती क्या करते हैं कि हम प्रश्न को समझते नहीं है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न का हम एनालाइज नहीं करते हैं और भड़ा भड़ा हम उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सही तरीके से प्रश्न को समझना है, फिर उसका हमको उत्तर लिखना शुरू करना है। देखो ना, जीवन की व्यापकता और लचीलेदार ओज से भर दिया। जीवन की व्यापकता भी लेकर के आया उसने मूर्तियों के अंदर और लचीलेदार ओज से भी भर दिया। स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो, मतलब चंदेल कला रूप के बाद चंदेल शासक ने मूर्ति कला में क्या क्या कर रहा है हमको उसके बारे में बताना है। तो देखो, चंदेल शासकों द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का आपने मंदिर देखे होंगे, जाके देखना, पूरे सेक्स वाले नंगे नंगे लोग की मतलब एक प्रकार से पूरी मूर्तियाँ वगैरह है और बहुत सारी पोजीशंस में जो सेक्स किया जाता है उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना भाई। मज़ा आता है सेक्स करने में। तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो का जो मंदिर है भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला के चरम उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते। खजुराहो का मंदिर जाकर देखना भाई, तुमको मज़ा आएगा, बिल्कुल तुम्हारा खड़ा हो जाएगा भाई। सॉरी यार, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, खैर सब चलता है, ऐसा लिख मत देना तुम पेपर में, ठीक है ना। तो चंदेल शासक द्वारा निर्मित खजुराहो का जो मंदिर था भारतीय स्थापत्य कला और मूर्ति कला का चरमोत्कर्ष प्रतिनिधित्व करता है। चंदेल मूर्तिकारों ने पत्थर जैसे कठोर माध्यम को जिस कोमलता और जीवंतता से तराशा है वह अद्वितीय है। सोचो, मतलब कि उन्होंने पत्थर की इतनी शानदार मूर्ति बनाई है, ठीक है ना, जैसी मूर्ति अभी तक है ना। अगला, जीवन की व्यापकता और ओज गुण के प्रमुख बिंदु। अब जीवन की व्यापकता तो मानवीय भावनाओं का चित्रण। जीवन में की व्यापकता मतलब उसमें हमने लिख दिया मानवीय भावनाओं का चित्रण। यहाँ की मूर्तियाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वे दैनिक जीवन की व्यापकता, जैसे कि सेक्स हो रहा है उसके बारे में बता दी है ना, प्रेम के बारे में, लज्जा शर्म के बारे में, संगीत डांस वाली मूर्ति, नृत्य वाली मूर्ति, श्रृंगार करती हुई महिला है ना की भंगिमाएँ इतनी स्वाभाविक है कि पत्थर को देख करके लगता है कि कोई जीवित इंसान होगा, ठीक है ना। दूसरा, शारीरिक लचीलापन। मूर्तियों की शारीरिक संरचना में त्रिभंग मुद्रा और अंगों का घुमाव ऐसा है जैसे अभी गतिमान हो उठेगी, मतलब इस तरीके से उन्होंने मूर्ति बनाए है। शरीर के सूक्ष्म विवरण जैसे नसों का उभार और वस्त्रों की सिलवटें, वस्त्रों को भी उन्होंने मतलब मिट्टी से कपड़े बना दिए ना। और मूर्तिकारों के उच्च कौशल को दर्शाते हैं कि उस समय कितने अच्छे अच्छे मूर्तिकार और कितने अच्छे अच्छे मतलब कि मूर्ति डिजाइन करने वाले उस काल में हुए हैं, है ना। आप देख सकते हो जो हमारा इतिहास है भैया, भारत का इतिहास एक प्रकार से। अगला आप देख सकते हो आध्यात्मिक और भौतिक का मिलन। चंदेल कला केवल कामुकता नहीं, उन्हें कामुकता के बारे में बताए थे, लेकिन बल्कि मोक्ष और काम के संतुलन दर्शाती है कि जीवन में काम भी जरूरी है। काम मतलब कि गोपोगोप भी जरूरी है ना, और मोक्ष भी जरूरी है, ठीक है ना। यह जीवन के हर पहलू को स्वीकार करके ओज को प्रकट करता है कि जीवन का हर पहलू हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अगला देख सकते हो प्रतीकात्मक, मतलब जैसे कि जो पशु हो गए, पशु जैसे कि शार्दुल और देवताओं की मूर्तियों में जो तेज और शक्ति दिखाई गई है वह चंदेल साम्राज्य का गौरव और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो। अब संक्षेप में आप यहाँ पर देख सकते हो, चंदेल मूर्तिकारों ने जड़ पत्थर और मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के लचीलेपन को फूंक दिया है जो हजारों साल बाद भी दर्शकों को सम्मोहित करता है। आज भी हम खजुराहो के मंदिर जाते हैं और मूर्ति देखने के लिए जाते हैं, हमें कलेक्टर है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगला, जलवायु परिवर्तन। देखो, जलवायु में जो आजकल परिवर्तन हो रहा है और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपीय देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरण से चर्चा कीजिए। समुद्र स्तर, जैसे कि मान चलो कि ये समुद्र का लेवल है और कोई द्वीप जो है वो इस लेवल पर है। अब जलवायु में परिवर्तन होगा और बर्फ़ पिघलेगी, तो बर्फ़ के पिघलने से क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो द्वीप है वो द्वीप क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। तो जलवायु के परिवर्तन से समुद्र स्तर में वृद्धि कैसे होती है और कई सारे देश कैसे
प्रभावित होते हैं, उदाहरण के साथ यहाँ पर आपको चर्चा करना। अब देखो भाई, इतने सरल सरल प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, है ना, ठीक है ना, इतने सरल प्रश्न आते हैं भाई, आप देख सकते हो। बस आपको अपना थोड़ा डेप्थ और समझने का तरीका आपको यहाँ पर थोड़ा विकसित करना होगा, आप लोग भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़ा संकट है, जलवायु परिवर्तन, जिसका सबसे घातक प्रभाव लघु द्वीप विकासशील देशों पर पड़ रहा है। जो छोटे छोटे जो द्वीप देश है, अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, छोटे छोटे टापू जो बने हैं समुद्र के बीच में, उसमें संकट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो वो लोग डूब जाएंगे ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाइयों? ये आपकी ज़मीन है, ठीक है ना, आपकी ज़मीन के ऊपर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो धुआं निकलता है, वो जो धुआं एक प्रकार से परत बना लेता है। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें अंदर तो आती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत उनको रोक लेती है, जिससे अंदर का तापमान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाता है। और अंदर का तापमान बढ़ता है तो पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इसके इस ध्रुव में और इस ध्रुव में बहुत सारी बर्फ़ है, तो यहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी। जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो पानी कहाँ पर जाएगा, समुद्र पे जाएगा। और द्वीप इतना ऊपर है, मान चलो, जब बर्फ़ का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो ये द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो द्वीप डूब जाएंगे ना। अस्तित्व का प्रभाव, भूमि का डूबना, मालदीव और तुवालू जैसे देशों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 1-2 मीटर है। ये समुद्र का तल है और मात्र 2 मीटर पर वो देश बसे हुए हैं। अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। अब देखो, जल स्तर बढ़ने से इनकी कृषि योग्य भूमि, मीठे पानी के स्रोत खारे हो रहे हैं। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो भैया समुद्र का पानी खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता है, वह पानी उनकी झील में भरा जाएगा और एक प्रकार से वो लोग पानी नहीं पी पाएंगे, ठीक है ना। अगला देख सकते हो यहाँ पर आर्थिक विनाश। इन देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मत्स्य पालन, मछली पालन पर टिकी है। समुद्र के बढ़ते तापमान से क्या होता है, कोलर ब्लीचिंग हो रही है, जिससे समुद्र की पारिस्थितिक और पर्यटन नष्ट हो रहा है। अगले आप यहाँ पर देख सकते हो, जलवायु शरणार्थी। जलवायु शरणार्थी किरीबाती जैसे देशों ने भविष्य के लिए फिजी ज़मीन खरीदी ताकि उनके नागरिक वहाँ बस सके। ये सांस्कृतिक पहचान खोने का सबसे बड़ा डर है कि भैया हमारा द्वीप अगर डूब गए तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम दूसरी जगह पर जाएंगे, इस कारण वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं ना। अगला, प्राकृतिक आपदाओं की प्रवृत्ति। समुद्र का स्तर बढ़ने से चक्रवात आता है, सुनामी आता है और विनाशकारी प्रभाव आता है, जिससे बुनियादी ढांचा पूरी तरह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब इसका निष्कर्ष दे सकते हो, जलवायु परिवर्तन से इन द्वीप पर क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। इन द्वीपीय देशों के लिए केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है भाई, क्योंकि भाई इनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा ना, उनका जगह द्वीप ही डूब गए, भाई मर जाएंगे वो लोग। यदि समय रहते पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया तो ये देश विश्व के मानचित्र से विलुप्त हो सकते हैं भाई। पूरा समुद्र डूब जाए, समुद्र उन द्वीपों को डुबा लेंगे भाई, तो ये देश दिखने ही नहीं वाले। अगला देखो, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या है। प्राथमिक गतिविधि किसको बोलते हैं, प्रकृति से सीधे किसी वस्तु का उत्पादन करके पैसे कमाना, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक गतिविधि। जैसे कि ज़मीन से गेहूँ उगाए, है ना, और गेहूँ ले जाके मार्केट में बेच दिए तो किसान ने पैसा कमाया, तो होगा एक प्राथमिक गतिविधि, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ मान चलो कि देखो, प्राथमिक गतिविधि क्या होती है, एक किसान ने ज़मीन से गेहूँ निकाला तो वो हो गया प्राथमिक गतिविधि। उस गेहूँ का पतंजलि ने बनाया आटा तो वो हो गया द्वितीय गतिविधि। और आप और तृतीय गतिविधि किसको बोल लेंगे, कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बदले में पैसा ले रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था की तृतीय गतिविधि में शामिल है। तो देख सकते हो, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधि क्या है। प्राथमिक गतिविधि हमको बताना है, लेकिन गैर कृषि मतलब कि ऐसी गतिविधि बताना है जो कृषि कार्य से संबंधित ना हो। ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, भारत की जो भौगोलिक विशेषता है उनसे किस प्रकार संबंधित है, उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है।
तो देखो, प्राथमिक गतिविधियाँ वे है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर करती है। प्राथमिक गतिविधि किसको बोलेंगे कि सीधे हमने प्रकृति का दोहन किया और उससे हमने धन कमाया, तो वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक गतिविधि क्षेत्र में वो आएगी। जब हम इनमें कृषि से को हटा देते हैं तो शेष गतिविधि है जो बचती है उसको हम बोल लेंगे गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ कहलाती है। जैसे खनन, खनन मतलब कि ज़मीन से हमने खुदाई करे, सोना निकाले, चांदी निकाले और इसी के साथ साथ हमने पेट्रोल निकाले, कोयला निकाले, ये खनन कहलाएगा, ये भी प्राथमिक गतिविधि में आएगा। वानिकी मतलब कि पेड़ों से प्राप्त जड़ी बूटी, शहद और इसी के साथ साथ कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, लकड़ी मिलती, वानिकी। मत्स्य पालन और पशुपालन हो गया, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ है, ठीक है ना। अब प्रश्न में एक चीज़ यहाँ पर और कही गई थी कि भारत में की भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, तो हमको इसी आधार पर बताना है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं से क्या संबंध है इसका। तो खनन का क्या संबंध है, खनन अब भारत की भौगोलिक विशेषता के आधार पर, तो ये भारत के भूवैज्ञानिक ढांचे से संबंधित है। छोटा नागपुर का पठार हो गया और प्रायद्वीपीय भारत हो गया, खनिज संपन्न है। नागपुर का जो पठार है और प्रायद्वीपीय जो भारत हो गया, खनिज जो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर खनन गतिविधि है। खनन मतलब कि ज़मीन खोद करके खनिज पदार्थों को निकालना। जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा में कोयला और लोहा मिल जाता है खनन करके। दूसरा, मत्स्य पालन। भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तटरेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो समुद्र और से भारत के भूभाग को जोड़ती है, की भौगोलिक विशेषता है। इसके कारण केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन प्रमुख आजीविका है। तो मतलब कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर मछली को प्रमुख रूप से पाला जाता है और मछली पाल करके आजीविका चलाई जाती है। मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में आएगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको विस्तार में समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम सिर्फ यूपीएससी के प्रश्नों को एनालाइज कर रहा है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको एक रोड मैप मिल सके। अगला हो गया वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे जंगल है और उत्तर पूर्वी राज्यों में ढलाऊ भौगोलिक स्थिति और भारी वर्षा के कारण यहाँ पर पानी बहुत गिरता है। इस कारण क्या है कि यहाँ पर वन संपदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ लकड़ी काटना और जड़ी बूटी संग्रहण, लकड़ी को काटना और जड़ी बूटी इकट्ठा करना मुख्य प्राथमिक गतिविधि में आता है ना। लकड़ी काटना और जड़ी बूटी इकट्ठी करना मुख्य प्राथमिक गतिविधि में आता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था वो सब चीज़। अगला होता है पशुपालन। राजस्थान के पशुपालन का मतलब होता है पशु मतलब वो जानवर, गैया ढोर बैल पाल रहा है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों और हिमालय के बुग्यालों, ऊंचे मैदानों की स्थिति के कारण यहाँ पर ऋतु प्रवास और पशुपालन, भेड़ बकरी को पाला जाता है। निष्कर्ष, तो आप देख सकते हो कुल मिलाकर के कि भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियाँ ही यह निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में कौन सी प्राथमिक गतिविधि प्रधान होगी। एक प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। 6वां प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा आप देख सकते हो, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सूरज की गर्मी से एनर्जी बनाना। जैसे कि सोलर पैनल हो गया, वो सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और बिजली बनाता है ना। सोलर कुकर हो गया, सूरज की रोशनी से खाना पक जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक मतलब कि परिस्थिति के हिसाब से क्या लाभ है, और आर्थिक लाभ मतलब कि किस प्रकार हम पैसा भी बचा सकते हैं, कि संक्षेप में व्याख्या करना है, ठीक है ना। ये भाई तो हम आराम से लिख सकते हैं यार, कोई उतना टफ पेपर भी नहीं आता, इजी है। संदीप महेश्वरी बोलता है इजी है, इजी समझोगे तो भाई सब कुछ तुमको इजी लगेगा, ठीक है ना। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक सौर समृद्ध देश है। अब भारत को ही हम क्यों बोल रहे हैं, अबे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सालों साल 6-6 महीने तक सूरज नहीं दिख पाता है, सूरज की रोशनी नहीं निकलती। हम भारत के अंदर रहते हैं, हमको इतना तो पता है कि भाई भारत देश में ना हमको सूरज की रोशनी देखने को मिल जाती है और सूरज की रोशनी मिल जाती है। यहाँ पर सौर ऊर्जा केवल बिजली का स्रोत नहीं, बल्कि सूरज से हम बिजली तो बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ सतत विकास का आधार भी है। इसके लाभों को सौर ऊर्जा के लाभों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले आप देख सकते हो, पहला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा है पारिस्थितिक लाभ है ना। देखो, कार्बन उत्सर्जन में कमी।
कोयले पर आधारित बिजली घरों के विपरीत। जब हम कोयला को जलाते हैं और बिजली बनाते हैं ना भाई, तो उससे क्या निकलता है, उससे कोयला निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है भाई, ठीक है ना। तो बिजली घरों के विपरीत सौर ऊर्जा से क्या होगा कि जीरो एमिशन। जीरो एमिशन का मतलब होता है कि मतलब किसी भी प्रकार का कार्बन नहीं निकलेगा और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, तकनीक है। यह भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को पाने में सहायक है। हमारा एक लक्ष्य है कि 2070 तक मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना हमको पूरी तरह बंद करना है। दूसरा, जल संरक्षण। पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए, ठीक है ना। अब हम जब पानी से बिजली बनाते हैं ना भाई, तो बहुत मात्रा में पानी लगता है, जबकि सोलर पैनल में क्या होता है कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण आप देख सकते हो, उदाहरण राजस्थान का भादला सोलर पार्क। राजस्थान में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ना एक सोलर पार्क बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। बंजर भूमि का उपयोग करके, जो पूरी ज़मीन बंजर है, खेती तो होगी नहीं, तो वहाँ पर पूरा सोलर पैनल बिछा दिए, उपयोग कर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए स्वच्छ ऊर्जा दे रहा है। अब आर्थिक लाभ की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो देखो आर्थिक लाभ इसका क्या मिल, ऊर्जा सुरक्षा। तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। जब भाई हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे हम, तो भाई हमको तेल कम लगेगा, गैस कम लगेगी, तो भाई विदेशी मुद्रा बचेगा ना। रोजगार का सृजन। सोलर पैनल को लगाने के लिए और रखरखाव करने के लिए भाई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो भाई उन लोगों को फिर नौकरी देना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने सोलर पैनल लगवा लिए, अब उनका रखरखाव करना है, उनका मरम्मत करना है, तो उसके लिए भाई हमको बहुत लोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार पैदा होगा, ठीक है ना। अगला देख सकते हो आप यहाँ पर सस्ती बिजली। सस्ती बिजली तो शुरुआत में निवेश ज़्यादा है, लेकिन लंबी अवधि में सौर ऊर्जा कोयले से सस्ती पड़ती है। बिजली बहुत सस्ती पड़ती है ना भाई, उसमें हर्रा लगाना फिट करी क्या, गपागप चार्ज हो गया और गपागप चार्ज होने के बाद आपने उसका इस्तेमाल कर दिए। उदाहरण, रीवा में लगा अल्ट्रा मेगा सोलर ने न केवल उद्योगों को सस्ती बिजली दी, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी बिजली बेचकर राजस्व कमाया, ठीक है ना। तो बिजली बेच सकते सोलर से बना करके। अब प्रश्न 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो। प्रश्न 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या होती है, सबको पता है सुनामी क्या है भाई। समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है और ज़मीन में आके दपाक से पटकाती है, और पूरा पानी से पूरा चारों तरफ पानी पानी फैल जाता है और सब मर मुरा जाते हैं, उसी को सुनामी बोलते हैं। ये कैसे और कहाँ बनती, सुनामी कैसे बनती, कहाँ बनती है, उनके परिणाम क्या है। तो भाई यूपीएससी की परीक्षा में ना भाई सब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। आप सोचो कि जिस इंसान को सुनामी के बारे में पता नहीं, तो वो घंटा कलेक्टर बनेगा, इसलिए भाई सारी जानकारी दी जाती है। सुनामी, है ना। अब सुनामी क्या है, तो सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। बंदरगाही लहरें मतलब कि जैसे कि ये देश है और इधर पूरा समुद्र है, ठीक है ना। तो देश के जो बंदरगाह जो होते हैं, वहाँ पर एक प्रकार से समुद्र के तट जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लहर ऊंची उठती है और टपाक से टप्पा खा के सब झंड कर देती है ना। तो यह समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची और लंबी लहरों की एक श्रृंखला है सुनामी, जो भारी विनाश का कारण बनती है। इससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, विनाश होता है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे, अगला यहाँ पर उत्पत्ति और स्थान। अब सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ होती है, मतलब कि उसका स्थान क्या होता है। तो अब उत्पत्ति और स्थान, है ना। तो देखो, जब समुद्र के नीचे अचानक हलचल होती है, समुद्र के नीचे अचानक क्या होती है, हलचल होना शुरू होती है, तो पानी का एक विशाल स्तंभ विस्थापित होता है। अब देखो पूरा पानी भरा है और समुद्र के नीचे भूकंप आया, फिर हलचल हुई, तो जैसे बाल्टी होती, बाल्टी को हम जब एक प्रकार से खंगालते हैं तो पानी टपटपा के ऐसा झलकता है ना, तो वैसी बहुत अधिक मात्रा में जब समुद्र के नीचे जब भूमि में हलचल होती है, तो पानी ऐसा उछल करके बाहर गिरने को देखता है, उसी को सुनामी बोलते हैं। विस्थापित होता है ये हलचल भूकंप के कारण या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण या समुद्र के नीचे भूस्खलन कारण होती है। समुद्र के नीचे भूस्खलन हो गया मतलब कि एक इतनी पहाड़ी समुद्र टूट करके नीचे टपाक से गिर गई, तो पानी गप से उछल करके ऐसा ज़मीन पर आता है, उसको हम सुनामी कहते हैं, है ना। स्थान देखो, ये सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में बनती है ना। जहाँ टेक्निकल प्लेट्स आपस में टकराती है, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, ज़मीन के अंदर की प्लेट टकराती है, पृथ्वी घूम रही सारी परतें। हिंद महासागर का
अंडमान सुमात्रा क्षेत्र भी इसके लिए संवेदनशील है। अब परिणाम आप यहाँ पर देख सकते हो क्या परिणाम होते हैं सुनामी के। भाई जीवन की हानि, कई लोग मर जाते हैं, संपत्ति की हानि, बिल्डिंग सब टूट जाती है, तट पर रहने वाली बस्तियाँ पूरी तरह साफ हो जाती है। सुनामी टप से आकर के पूरी बस्ती के ऊपर पानी की लहर गिरी और भागे पूरा साफ करके समुद्र के अंदर लेके चली गई, माँ चुद गई। आप देख सकते हो पारिस्थितिक विनाश, मैंग्रोव और कोरल रीफ को भारी नुकसान पहुंचता है। मृदा लवणीकरण, है ना, उपजाऊ जमीन में खारा पानी जब भराता है तो वहाँ पर सालों तक खेती नहीं होती है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है, क्लोरीन होता है और बहुत सारी लवण होते हैं भाई, तो वो सब ज़मीन की मिट्टी में चल जाते, तो भाई फिर मिट्टी खेती करने लायक नहीं बचती है। इसका उदाहरण देख सकते हो 2004 में हिंद महासागर की सुनामी, जिसने भारत के तमिलनाडु और अंडमान निकोबार सहित 14 देशों में तबाही मचाई थी। ये हो गया ना 7वां प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। अब भारत में बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रही है, नरेंद्र मोदी जी भी देख सकते हो स्मार्ट सिटी बना रहा है। अब स्मार्ट सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो तन जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं भाई, वो लोग तो बिल्डिंग खरीदने की उनकी औकात तो रहती है नहीं, तो उन गरीबों को क्या होगा। और वितरणात्मक न्याय का मतलब ये होता है कि भाई अब शहर में गरीब लोग भी रह रहे हैं, अमीर लोग भी रह रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी की सुविधाएं का जो वितरण होगा वो सब में बराबर न्यायपूर्ण होगा या नहीं होगा। क्या अमीर लोग को बस स्मार्ट सिटी की सुविधाएं मिलेगी, गरीब लोग को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में हमको चर्चा करना है कि मुद्दों को कैसे संबोधित करता है भारत में स्मार्ट शहर, ठीक है ना। देखो भारत का स्मार्ट सिटी मिशन जो है केवल तकनीकी और वाईफाई के बारे में नहीं है, बल्कि ये समावेशी विकास, समावेशी का मतलब होता है सभी का विकास, के माध्यम से शहरी गरीबी को दूर करने का प्रयास है। कि शहर की गरीबी दूर होना चाहिए भाई, सबको रोजगार मिलना चाहिए। संबोधन के तरीके, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, स्मार्ट सिटी के तहत स्लम क्षेत्रों, स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास किया जाता है। झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके मतलब कि वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, जिससे गरीबों को पक्का मकान मिल सके, साफ पानी मिल सके और शौचालय मिल सके। दूसरा देख सकते हो वितरणात्मक न्याय, इसका अर्थ है संसाधनों का समान बंटवारा, सबको समान बंटवारा होना चाहिए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि राशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सोसाइटी के माध्यम से डिलीवरी में पारदर्शिता आती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचता है सोसाइटी के वगैरह के माध्यम से, है ना। अगर देख सकते हो सस्ती और सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट बस हो गई और मेट्रो के कनेक्टिविटी हो गई, है ना, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, गरीबों के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाती है, क्योंकि वे कम खर्च में दूर स्थित काम की जगहों तक पहुंच सकते हैं, है ना, कम खर्च में दूर रेल के माध्यम से या फिर स्मार्ट बस के माध्यम से। रोजगार और कौशल, इन शहरों में इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल भुगतान और बेहतर व्यापारिक स्थान दिए जा रहे हैं। तो भाई इस प्रकार से पहले हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम जब डीप स्टडी करेंगे तो हमारी एक पक्की तैयारी होगी यूपीएससी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख सकते हो, भारत में सिविल सेवा मतलब कि कलेक्टर हो गया, सिविल सर्विस ऑफिसर हो गया, है ना, का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना मतलब कि देश की भावना होना चाहिए भाई कि हम कट्टर भारतीय करके। तो इसका उत्तर देखोगे भारतीय सिविल सेवा मतलब कि आईएएस हो गया और आईपीएस हो गया, को स्टील फ्रेम कहा जाता है। इसका लोकाचार 2 स्तंभों पर टिका है। पहला व्यावसायिकता,
व्यावसायिकता, इसका अर्थ है कि निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव ना हो। नियमों का पालन और दक्षता, एक अधिकारी बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी पार्टी भाजपा कांग्रेस का, बिना किसी प्रेशर के डेटा और तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रशासन सुचारू रूप से चलना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रवादी चेतना। तो सिविल सर्विस जो होती है, जो यूपीएससी अपन परीक्षा दे रहा है, ये केवल नौकरी नहीं है भैया, बल्कि राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प है, राष्ट्र बनाने का संकल्प है ना। क्योंकि इसको हम सिविल सर्विस कहते हैं, एक प्रकार से सेवा है, नौकरी नहीं है, सेवा है। सरदार पटेल ने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का माध्यम माना है, कि अधिकारियों के माध्यम से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहती है, नहीं तो लोग तो मादरचोद लोग लड़वाते रहते हैं पब्लिक को। एक अधिकारी जब सुदूर गांवों में काम करता है तो उसका लक्ष्य देश के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना होता है, ठीक है ना, कि मैं गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान कर सकूं, उसका भला कर सकूं, ये उसका लक्ष्य होता है। संयोजन, जब एक डीएम आपदा के समय अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाता है तो वह व्यावसायिकता, मैनेजमेंट और राष्ट्रवादी चेतना के भाव का संगम दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न था, इसका हमने यहाँ पर सटीक उत्तर यहाँ पर हमने इसका देखे। अगला प्रश्न 10 बार देख सकते हो। क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम जो होता है केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? क्या आपको लगता है वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के बाज़ार को एक करना, कि भारत का माल अमेरिका में बिके, अमेरिका का माल चाइना में बिके, चाइना का माल इंडिया में बिके, इंडिया का माल पाकिस्तान में बिके, पूरे विश्व के बाज़ार को एक करना, है ना। तो वैश्वीकरण है। आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है। आक्रामक उपभोक्ता का मतलब क्या होगा? उपभोक्ता का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदने वाला उपभोक्ता। आक्रामक मतलब कि ऐसे उपभोक्ता जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और आक्रामक है, वो अमेरिका से माल खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट के ज़रिए चाइना से माल खरीद रहे हैं। संस्कृति है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना, तो समझो। तो ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि वैश्वीकरण मतलब कि पूरी दुनिया में बाज़ार, मतलब कि भारत का माल अमेरिका में बिकना, अमेरिका का माल चाइना में बिकना, पूरी दुनिया के बाज़ार को एक करना, पूरे विश्व का एकीकरण करना ने आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है। मतलब ऐसे उपभोक्ता पैदा हो गए जो कुछ भी खरीद लेते हैं। इसके प्रभाव बहुआयामी है। आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति का पक्ष देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े, फास्ट फूड हो गया, मैकडोनल्ड, है ना, के दिखावे की संस्कृति को बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। अपन अमेरिका से कपड़े बुला रहे हैं, विदेश से अपन कपड़े बुला रहे हैं, विदेश के, है ना। लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्टेटस के लिए चीज़ें खरीदते हैं, जो पर्यावरणीय कचरा भी बढ़ा रहा है, एक नुकसान जो हो रहा है ना। दूसरा, सकारात्मक प्रभाव, ज्ञान और तकनीकी का लोकतंत्रीकरण। वैश्वीकरण के कारण ही आज भारत का गांव का लड़का भी यूट्यूब से यूपीएससी की तैयारी कर पा रहा है। आप लोग यूट्यूब से तरक्की कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो वैश्वीकरण के कारण ही तो अमेरिका का यूट्यूब इंडिया में चल रहा है और तुम लोग घर बैठे बैठे गूगल से और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हो। तो वैश्वीकरण का एक फ़ायदा ये भी तो हुआ है ना भाई, कि सूचना किसी एक इंसान के वर्ग की जागीर नहीं है भाई। आप अपना नॉलेज घर बैठे बैठे पढ़ाई करके आप लोग भी कलेक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। दूसरा देख सकते हो, सांस्कृतिक विनिमय। यदि पश्चिमी संस्कृति भारत आई तो भारत का योग और जो आयुर्वेदी वेद है वो भी अमेरिका विश्व तक पहुंचा। आज नमस्ते एक ग्लोबल अभिवादन बन गया, हर कोई नमस्ते बोलता है, ठीक है ना, नमस्ते। आर्थिक अवसर, वैश्वीकरण ने भारत को सॉफ्टवेयर हब बनाया। आज यूट्यूब के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितने लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगला है वैश्विक चेतना, मतलब पूरे वर्ल्ड की चेतना। जलवायु परिवर्तन या मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर आज पूरी दुनिया एक साथ मिलकर सोचती है ना। पूरे वैश्विक, पूरे वर्ल्ड, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, ये पूरी जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है और विश्व की पूरी चेतना जाग रही है, ठीक है ना। निष्कर्ष,
अब निष्कर्ष हम निकालेंगे। वैश्वीकरण जो होती है एक दुधारी तलवार है। यदि हम अपनी जड़ों संस्कृति को बचाते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाएं तो यह वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करती है कि पूरा वसुधैव मतलब पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब कि एक परिवार है, कुटुंब है, ना केवल उपभोक्तावाद को। ठीक है ना। तो हमको अपनी संस्कृति को बचाते हुए हमको इसका उपयोग करना है। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 11 आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 11, महात्मा ज्योतिराव फुले जो महात्मा जी थे, उन्होंने समाज के लिए सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए और लेखन ने समाज में लगभग सभी तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, आप बोलोगे तो इनकी पूरी एक जीवनी का, इनके पैदा होने से लेकर के मरने तक का एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि भाई यूपीएससी में पूछा गया महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में, तो इसका एक पूरा टॉपिक हम डिटेल में जड़ तक पढ़ेंगे। अभी तो हमको पेपर देख करके समझ में आ रहा है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं यूपीएससी में, है ना। देखो, महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे वो आधुनिक भारत के उन समाज सुधारकों में है जिन्होंने समस्याओं की जड़ शिक्षा के अभाव और जातिगत ऊंच नीच में देखी। पहले भारत देश में बहुत भेदभाव होता था, है ना, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव होता था भाई। ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, सभी तबकों तक पहुँच। महिला शिक्षा, पहले के ज़माने में भैया औरत उन लुगाई, उनको पढ़ाई लिखाई करने को अधिकार नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई करने को उनके पास सिस्टम नहीं था पहले ज़माने में। महिला शिक्षा, ज्योतिबा राव फुले और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला ही पूरे परिवार और समाज को बदल सकती है। इसलिए महिला को पढ़ा लिखा, एक महिला अगर पढ़ जाती है तो उसका बच्चा कभी अनपढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि पढ़ी लिखी जो महिला होती है वो बच्चे को रोटी खिलाते खिलाते अनाराम ABCD सिखाई देती है भैया। तो शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को बदल सकती है। अगला देख सकते हो, दलित और पिछड़ा वर्ग। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने जाति प्रथा की कठोरता से प्रहार किया है। भाई जाति भाव भेदभाव होना ही नहीं चाहिए भाई। आप लोग भी कलेक्टर बनने वाले हो, अब आप लोग SDM कुर्सी में बैठोगे और जातिगत भेदभाव करोगे ना भाई। इसलिए भाई यूपीएससी का सिलेबस इस तरीके से तैयार किया जाता है कि यहाँ पर आप जाति से निकल करके आप एक मानवता का धर्म सीख सको। उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, सत्य शोधक समाज, ताकि शोषित वर्ग जो थे जिनके यहाँ अत्याचार होता था और उनको मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने अछूतों, पहले के ज़माने में छूआछूत बहुत चलती थी कि भाई नीची जात के लोग के घर का पानी नहीं पिएंगे, वो कुआं का पानी नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अछूतों के लिए अपने घर का पानी का टैंक खोल दिया कि तुम मेरे घर का पानी पी सकते हो, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था भाई। इन लोग को बेचारों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था भाई। अगला देख सकते हो, किसानों की समस्या है। फुले खुद एक किसान परिवार से थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहूकार, पहले के ज़माने में जो साहूकार होते थे और जो ज़मींदार होते थे वो किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी ज़मीन लूट लेते थे, कि शोषण का उजागर किया और उनके अधिकारों की बात की। अगला देख सकते हो, विधवा कल्याण। विधवा कल्याण, उन्होंने विधवाओं के मुंडन की प्रथा, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी जो पत्नी विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, का विरोध किया और गर्भवती विधवाओं को आश्रय देने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, कि गर्भवती कोई विधवा है तो उसका भी सही तरीके से सिस्टम बनना चाहिए। निष्कर्ष, फुले का लेखन केवल कागजी नहीं था बल्कि उनके कार्यों का प्रतिबिंब था। डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे, ज्योतिराव फुले को, जो ये साबित करता है कि फुले के विचार भारतीय समाज के हर वंचित वर्ग की आवाज़ बने हैं। देख सकते हो। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, 12वां प्रश्न, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्जातीय संबंधों के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। ये वाला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो राज्यतंत्र था, राज्यतंत्र का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, राजतंत्र का मतलब ये होता है जब राजा महाराजा लोगों का शासन चला करता था, जब देश में राजा महाराजाओं का शासन चलता था
तो उसको बोलेंगे हम एक प्रकार से राजतंत्र। उसको बोलेंगे हम एक प्रकार से राजतंत्र। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजतंत्र की, ठीक है ना। तो राजतंत्र में जब राजा महाराजा लोग का शासन हुआ करता था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, मतलब कि एक देश का दूसरे देश से संबंध के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल, आज़ादी मतलब कि 1948 में भारत देश को आज़ादी मिली थी, उसके प्रारंभिक समय में भारत के सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आज़ादी की शुरुआत की यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब अंग्रेज लोग 1947 में भारत देश छोड़ करके इंग्लैंड गए थे, तो उस समय भारत देश में बहुत सारे छोटे मोटे राजा महाराजा और बहुत सारी छोटी मोटी रियासत हुआ करती थी, ठीक है। ओए हल्ला कर रही माँ की चूत। तो 1948 में जब भारत से अंग्रेज लोग देश छोड़ करके विदेश गए थे, ठीक है ना, तो भारत देश में लोकतंत्र नहीं था भाई, छोटे छोटे बहुत सारे रियासतों के और राजा महाराजा थे। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, कुल 563 रियासत थी भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। 1947 में आज़ादी के बाद एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा था। सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को इन 4 स्तंभों में हम समझ सकते हैं। पहला देख सकते हो, पहला यहाँ पर है राजतंत्र। राजतंत्र तो देखो, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि 562 जो रियासत थी भारत देश में, जो राजा महाराजा थे, उन लोगों से भारत की ज़मीन को छुड़ाया जाए और एक बहुत बड़ा विशाल देश लोकतंत्र की स्थापना की जाए का विलय था। तो 1947 में सरदार जो पटेल थे, है ना, ने लौह पुरुष की दृढ़ता से पूरा किया। आप लोग को मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, वाला चैप्टर है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष थे, उन्होंने बहुत दृढ़ता से सारे राजा महाराजा को मतलब कि भारत में विलय करने के लिए कहा गया। इसके बाद 1950 में संविधान को लागू कर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पर कोई राजा महाराजा और कोई राजतंत्र नहीं होगा। अब राजतंत्र के स्थान पर यहाँ पर लोकतंत्र आएगा, समझ रहे हो ना। लोकतंत्र आएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है ना। भाषा के आधार पर राज्य का गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर हुआ कि मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाले को गुजरात, है ना, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु। भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन 1956 में फिर देश को प्रशासनिक रूप से जोड़ने का बड़ा कदम था। अगला देख सकते हो, अगला यहाँ पर है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी झंड हो गई थी। जो अंग्रेज लोगों ने, मादर चौधों ने भारत का पूरा सोना लूट करके लेके चले गए थे। इनको तो जूता से मारूंगा मैं, इंग्लैंड जाऊंगा तो, ठीक है ना। नेहरू जी के नेतृत्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सरकारी स्कूल भी रहेंगे और प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे, मतलब कि सरकारी सिस्टम भी चलेगा और प्राइवेट सिस्टम भी चलेगा। सरकारी प्राइवेट को मिक्सचर कर दी तो बन गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग को समझाऊंगा जब मैं आप लोग को टॉपिक बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, और इसी के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों का मिक्सचर, है ना। भारी उद्योग हो, जैसे भिलाई हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट और बांधों पर जोर दिया गया कि बांध बनना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। बांध बनेंगे तो भाई बिजली का उत्पादन होगा और बिजली का उत्पादन होने से क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तीसरा देख सकते हो, शिक्षा की हम बात करेंगे। देश को अनपढ़ता के अंधेरे से निकालने के लिए, है ना, IIT, IIM और UGC जैसे संस्थानों की नींव रखी गई। वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग और CSIR जैसे संगठन बनाए गए। भाई उस समय अंग्रेज लोग ने, हिंदू मुसलमान लड़ते थे भाई, गदर पिक्चर में देखे होंगे, पाकिस्तान से हिंदू की लाशें इंडिया में आती थी और हिंदुस्तान से मुसलमानों की लाशें पाकिस्तान जाती थी। भाई इतनी भयंकर की खराब कंडीशन से आज हम कितने अच्छे बन गए हैं, ताकि भविष्य में भारत तकनीकी में आत्मनिर्भर बन सके। अगली बात करेंगे यहाँ पर हम प्रारंभिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
तो शीत युद्ध के बारे में पढ़े होंगे 12वीं एनसीईआरटी में, आप लोग बोलोगे तो आपको समझा भी दूंगा। शीत युद्ध अमेरिका और जो रूस के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था कोल्ड वार के दौरान, भारत ने किसी भी गुट का, अमेरिका या रूस किसी का भी साथ नहीं दिया। मतलब कि हमने बोले कि भाई हम ना तो हम अमेरिका से दुश्मनी करेंगे ना हम रूस से दुश्मनी करेंगे। हम भैया, अमेरिका भी हमारा दोस्त है और रूस भी हमारा दोस्त है। तुम आपस में लड़ो मरो कटो, तुम अपनी माँ चुदाओ, हम दोनों से भाईबंदी रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सिद्धांत था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से विश्व शांति का संदेश दिया गया, है ना। भारत ने पंचशील सिद्धांत बनाए थे उस समय। आप लोग बोलोगे तो 12वीं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है ना। और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाई। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की क्या बनाई, पहचान बनाई, ऐसा था। अब प्रश्न क्रमांक 13 आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 13, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। हे राम। तो ठीक है भाई, 55 मिनट की क्लास हो गई, इसमें मैंने आपको 12 प्रश्न समझा दिया हूँ। अब आगे के जो प्रश्न हैं इनका वीडियो में इनका अलग लेक्चर शूट करूँगा भाई। ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है। अब देखते हैं इसको कितने लोग देखते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और किन लोगों ने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा, कमेंट में अमन सर जिंदाबाद लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखी हो। अमन सर, द ग्रेट अमन, तुम लोग का टीचर है भाई। लव यू बच्चों। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ।